हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जूनियर सुपर टेट के लिए हिंदी भाषा के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो साहित्य और व्याकरण से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसके साथ ही साथ हमारे प्लेलिस्ट में जूनियर के 20 प्रैक्टिस सेट, टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस सेट है, वह सभी आप देखिए, क्योंकि वह भी हिंदी से संबंधित है और उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि संदेश रासक के रचयिता कौन है, यह बताइए। संदेश रासक के रचयिता कौन है, यह बताना है। तो देखिए, संदेश रासक आदिकाल की रचना है और उसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह किसकी पंक्ति है। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो यह मलुक दास की पंक्ति है। तो याद रखिएगा इसे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला जो प्रश्न है वह है चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो यह पंक्ति है रहीम दास की, और रहीम दास कृष्ण भक्त कवि हैं। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर दरबारी में कवियों में नहीं थे, यानी अकबर के दरबार में कौन कवि शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे दिया गया है गंग, रहीम, बीरबल तो थे लेकिन तुलसीदास नहीं थे। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा कवि आदिकाल का है, यह बताना है। तो देखिए, जगनिक, चंद्रबरदाई, नरपति नाल, यह सभी कवि क्या हैं, यह आदिकाल के हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से यशपाल की रचना नहीं है, यह बताना है यशपाल का। तो चीवर, सिंहावलोकन, अब नाच्यो बहुत गोपाल, झूठा सच, तो इसमें से कौन सा यशपाल की रचना नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, यह इनकी रचना नहीं है। तो सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न है, इन सूक्तियों को सुमेलित करना है। ठीक है, इन सूचियों को सुमेलित करना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का इधर उपन्यास दिए हैं, यह उपन्यासकार है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, पुनर्नवा है। अमृतलाल लागर का अमृत और विष है। जैनेन्द्र का सुनीता है। सुरेंद्र वर्मा का है मुझे चांद चाहिए। तो यह सही रूप है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। वैसे यहाँ पे अगर उत्तर देखेंगे तो सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है, यह बताना है। कौन सा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है। कसब, क्याप, टाटा, प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, ये सभी। तो यहाँ पे देखिए जो सही उत्तर होगा ये सभी। ठीक है, कसब भी, क्याप भी, टाटा, प्रोफेसर, यह सभी इनके उपन्यास है। तो सही उत्तर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव का उपन्यास क्या है, यह बताना है। तो राजेंद्र यादव का जो उपन्यास है वह कौन है। तो देखिए यहाँ पे जो सारा आकाश है वह राजेंद्र यादव का है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का, महाभोज मन्नू भंडारी का, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। तो भगवती चरण वर्मा का जो चित्रलेखा है उसे ध्यान रखिएगा, यह पाप पुण्य की समस्या पे लिखा गया है, और महाभोज एक राजनैतिक उपन्यास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का उपन्यास यहाँ पे क्या नहीं है। तो देखिए, दादा कामरेड इनका उपन्यास नहीं है। ठीक है, गोदान, निर्मला, रंगभूमि इनका है। गोदान महाकाव्य है जो 1936 में महाकाव्यात्मक उपन्यास है। निर्मला जिसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह का समस्या है। रंगभूमि जो बनारस में पांडेपुर की कहानी है, जिसमें सूरदास नामक एक पात्र है जो गांधी जी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो गांधी के प्रतिनिधित्व करते हैं वह। तो सही उत्तर है यहाँ पे ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध भारतेंदु युग का है, यह बताना है। यानी भारतेंदु युग के जो कवि होंगे उनकी निबंध ही वहाँ पे होगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें अंग्रेज स्रोत जो है वह इन्हीं का है। तो यह भारतेंदु युग के हैं। तो सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन क्या है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कुटज भी है, आलोक पर्व भी है, कल्पतरु है, ये सभी, यानी ये सभी किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। तो याद रखिएगा सही उत्तर होगा यहाँ पे, सही उत्तर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं किसकी रचना है, यह बताना है। मेरी असफलताएं, तो यह गुलाब राय की है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन के रचयिता कौन है।
रसज्ञ रंजन के रचयिता कौन है यह बताना है। तो रसज्ञ रंजन के जो रचयिता हैं वह हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध संकलित है। तो देखिए चिंतामणि जो है वह 4 भागों में अभी तक प्रकाशित हुआ है। यह रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। इसके पहले जो भाग है उसमें कुल निबंधों की संख्या पूछा है, तो इसमें कुल निबंधों की संख्या है 17। तो याद रखिएगा पहले भाग का संपादन रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह किसकी कृति है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह ललित निबंध है और विद्यानिवास मिश्र जो ललित निबंधकार हैं उनकी यह रचना है। सही उत्तर है यहाँ पे सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक भारतेंदु युग का नहीं है। ठीक है, तो देखिए नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और तप्ता संवरण यह ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए तप्ता संवरण जो है वह भारतेंदु युग का नाटक नहीं है, तो सही उत्तर है डी। चलिए अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश का नाटक यहाँ पे क्या है, अंधा युग, आधे अधूरे, स्वप्न भग, एक कंठ बिस्पाई। तो देखिए आधे अधूरे जो है वह इनका उपन्यास नाटक है। सही उत्तर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का अभिनेता की दृष्टि से सर्वोत्तम नाटक है। देखिए वैसे जयशंकर प्रसाद का नाटक जो होता है वह अभिनय की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक नाटक है जो सर्वोत्तम है अभिनेता की दृष्टि से, वह है कौन सा आपको बताना है। तो वह है ध्रुव स्वामिनी। सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है। तो कबीरा खड़ा बाजार में इस नाटक के जो रचयिता हैं वह है भीष्म साहनी। सही उत्तर होगा यहाँ पे सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इन सूचियों को सुमेलित करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दिया गया हिंदी साहित्य की भूमिका जो लिखा गया है वह किसके द्वारा, रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। रस मीमांसा आप सभी जानते होंगे, रस मीमांसा किसका है, यह रामचंद्र शुक्ल है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेन। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, जंगल के जीव किसकी रचना है। जंगल के जीव किसकी रचना है यह बताना है। तो जंगल के जीव जो लिखा गया है वह लिखा गया है श्री राम शर्मा द्वारा। सही उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न है, रेखाएं और रंग के रचयिता कौन है। रेखाएं और रंग के रचयिता कौन है यह बताना है। तो आचार्य विनय मोहन की यह रचना है रेखाएं और रंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है यह बताना है। तो स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, ए सभी। तो कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। यह सभी रचनाएं किसके हैं, महादेवी वर्मा के। तो सही उत्तर है डी। चलिए, क्या गौरी क्या सावरी के रचनाकार कौन है। क्या गौरी क्या सावरी के रचनाकार कौन है यह बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, यह देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आवारा मसीहा किस विधा की कृति है। आवारा मसीहा जो लिखा गया है वह विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और किस प्रकार की कृति यह पूछा है, तो यह जीवनी है। किसका जीवनी है, शरत चंद्र का। याद रखिएगा शरत चंद्र का। ठीक है, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है यह बताना है। सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है। तो सत्य के प्रयोग करने वाले सत्यवादी जो थे महात्मा गांधी, तो यह उन्हीं की आत्मकथा है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है। तो घुमक्कड़ शास्त्र जो रचना है वह किसका है यह बताना है। तो यह राहुल संस्कृत्यायन की रचना है। सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है यह बताना है। रसीदी टिकट जो आत्मकथा है वह किसका है, तो अमृता प्रीतम का है। तो सही उत्तर है यहाँ पे बी। चलिए अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर यह जो जिस विधा की रचना है वह है आत्मकथा, और यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक है, सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है यह बताना है। तो कलम का सिपाही अमृत राय की लिखी प्रेमचंद की जीवनी है। यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सारिका पत्रिका के संपादक कौन थे यह बताना है। सारिका पत्रिका के संपादक कौन है यह बताना है आप सभी को। तो देखिए कमलेश्वर हैं जो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कवि माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं, उनके द्वारा लिखा गया यह पत्रिका है सारिका। सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला प्रश्न है, धर्मयुग के संपादक कौन रहे? तो धर्मयुग जो पत्रिका है उसके संपादक कौन है यह बताना है। तो धर्मवीर भारती इसके संपादक हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दूसरी बार हंस पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई और इसके संपादक कौन थे? तो देखिए दिल्ली से प्रकाशित होने वाली यह पहले हंस जो बनारस से प्रकाशित होता था, मुंशी प्रेमचंद इसके संपादक थे, लेकिन बाद में यह दिल्ली से प्रकाशित होने लगी और इसके जो संपादक थे वह कौन है यह बताना है। तो दिल्ली से राजेंद्र यादव इसके संपादक थे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी का है यह बताना है। तो महाभोज यह किसका है? मन्नू भंडारी का। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रेमचंद के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या प्रमुख रूप से प्रकाश डाला गया? अनमेल विवाह, तो देखिए जो निर्मला है इसमें अनमेल विवाह की समस्या है। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है यह बताना है। तो चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक हैं वह कौन है? तो वह हैं देवकीनंदन खत्री। सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं यह जो आत्मकथा है वह किसका है यह बताना है। तो यहाँ पे जो हरिवंश राय बच्चन है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह इनकी आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है। ठीक है, आधा गांव किसकी औपन्यासिक कृति है यह बताना है। तो आधा गांव जो है वह राही मासूम रजा की औपन्यासिक कृति है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। चलिए अगला प्रश्न है, विचार और अनुभूति के रचयिता कौन है? विचार और अनुभूति के रचयिता कौन है यह बताना है। तो यह डॉक्टर नगेंद्र इनके रचनाकार हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। चलिए अगला प्रश्न है, वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल रस का स्थायी भाव क्या है? तो वात्सल रस का जो स्थायी भाव है वह संतान विषयक रति। तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्न सूची को सुमेलित करना है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। रौद्र का क्रोध होता है। भयानक का भय होता है। करुण का शोक होता है। यह सही रूप है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराय मल्हावे, जोई सोई कछु गावे में रस क्या है? तो जहाँ पर बालकों से संबंधित वर्णन होता है वहाँ पे वात्सल्य होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? वात्सल, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो सजना सजना 2 बार आया, इसका अर्थ अलग अलग हो। तो जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए उसका अर्थ भी अलग अलग हो वहाँ होता है यमक अलंकार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, मुख जनु उदित मयंक में कौन सा अलंकार है? तो जनु जानो मनु मानो अगर आ जाए तो आप समझ जाइए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। वहाँ पे अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। सही उत्तर है यहाँ पे सी। चलिए अगला प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा रूपी नागरी क्या रे डुबा रही है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। सही उत्तर है बी। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर में उपन्यास क्या है? तो देखिए कारण कहीं हो और उसका कार्य कहीं हो तो उसमें जो अलंकार होता है वह होता है असंगति अलंकार। हृदय घाव तो लगा है लक्ष्मण के हृदय में, लेकिन उसका दर्द हो रहा है श्री राम के हृदय में। तो यहाँ पे कारण कहीं है, कार्य कहीं हो रहा है, तो यहाँ पे असंगति अलंकार है। ठीक है, सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न है, जो रहीम उत्तर प्रकृति का काकरी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग में कौन सा अलंकार है यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर क्या होगा? अर्थांतर न्यास अलंकार है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, का सरवर ते ही देव मयंकु चांद कलंकी वह निकलंकु में अलंकार कौन सा है? का सरवर ते ही देव मयंकु चांद कलंकी वह निकलंकु में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए जो अलंकार होगा यह व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है। सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न है, किस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है? तो वह होता है चौपाई। सही उत्तर है यहाँ पे बी। चलिए अगला प्रश्न है, किस छंद में प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं? तो रोला और उल्लाला जो होता है वह होता है किसमें? छप्पय में। सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसी तरह कुंडलियाँ जो बनता है वह दोहा और रोला से बनता है। ठीक है, सही उत्तर है यहाँ पे होगा
ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से सवैया का भेद नहीं है। तो देखिए सवैया जो वर्णिक छंद है, इसे ध्यान रखिएगा, सवैया वर्णिक छंद है। बसंत तिल का इसका भेद नहीं है, बाकी सभी इसके भेद हैं। ठीक है। चलिए अगला जो दिया गया दोहा छंद है, उसका लक्षण क्या होता है? प्रथम तृतीय चरण में 13, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11। तो यह सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो देखिए जो जातिवाचक संज्ञा है वह क्या है? जिससे किसी जाति का बोध होता है। तो यहाँ पे जो लड़का है उसमें सभी लड़के जाति का बोध हो रहा है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं यह बताना है। तो अव्यय जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है यह बताइएगा। क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले जो होते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे पूछा है क्रिया विशेषण क्या होते हैं, तो वह अव्यय होते हैं। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, काला विशेषण से संज्ञा बनाइए। तो काला विशेषण से जो संज्ञा बनेगा वह कालिमा बनेगा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यह बड़ा लड़का है, वाक्य में विशेष से बताइए। तो देखिए जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह होता है विशेष से। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बतलाया जा रहा है? यहाँ पे बतलाया जा रहा है लड़का का। लड़का क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा सी। इसमें से अपादान कारक किस वाक्य में है यह बताइएगा। अपादान कारक कहाँ पे होता है? जहाँ पे किसी से अलगाव होता है। ठीक है, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। या तो भय और डर हो तो वहाँ भी अपादान या पंचमी होता है। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर क्या होगा, यहाँ मैं आपसे डरता हूँ, या रक्षा किया जाए या डर रहे तो वहाँ पे भी पंचमी होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, मैं खाना खाकर सो गया, मैं खाकर कौन सी क्रिया? खाना खाकर यानी एक क्रिया से पहले जो क्रिया होती है, सोने से पहले उन्होंने क्या किया? खाना खाया। इस कारण से यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया। तो एक क्रिया से पहले जो क्रिया की जाती है वह होती है पूर्वकालिक क्रिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सी वर्तनी सही है यह बताना है। तो उज्ज्वल देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है वह क्या है? सही रूप है। बाकी कवित्री गलत है, रचयिता कालिदास सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है, सही शब्द बताइए। तो आशीर्वाद का सही रूप क्या है वह बताना है। तो आशीर्वाद जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो सही रूप है वह ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पे सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाय में कुछ पड़ा है, यहाँ रेखांकित शब्द क्या है? कुछ जो दिया गया है वह किस प्रकार का है? तो यह सर्वनाम है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वह होगा बी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है, गोल घड़ी अच्छी लगती है, में घड़ी का विशेषण बताइए। गोल घड़ी अच्छी लगती है, में घड़ी का विशेषण क्या होगा? तो देखिए कैसी घड़ी अच्छी लगती है? गोल घड़ी। तो यहाँ पे घड़ी का जो विशेषता बतला रहा है वह क्या बतला रहा है? तो वह बतला रहा है गोल है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, आपका पत्र प्राप्त हुआ में आपका शब्द किस कारक में है? आपका पत्र प्राप्त हुआ, तो किसका पत्र प्राप्त हुआ? आपका। तो यहाँ पे क्या होगा? आपसे किस कारक में है? तो संबंध कारक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। महेंद्र का संधि विच्छेद बताइए। तो महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र से महेंद्र बनेगा। यहाँ पे गुण संधि का यह उदाहरण है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, सत्यार्थी में कौन सी संधि है? तो सत्य प्लस अर्थी से सत्यार्थी बन जाएगा। सही उत्तर है दीर्घ संधि होगा। सी उत्तर सही है। ठीक है, दीर्घ उत्तर अक सवड़े से दीर्घ हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पावक में कौन सी संधि होगी? यानी संधि विच्छेद क्या है? तो पौ प्लस अक से पावक बनेगा। यह अयादि संधि का उदाहरण है। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? तद्धित में कौन सी संधि है? तो तत् प्लस धित से तद्धित बनेगा। तद प्लस धित से तद्धित बनेगा। यह किसका उदाहरण है? यह व्यंजन संधि का। तो सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर में समास है। तो जहाँ पे 2 पद में किसी की विशेषता न होकर किसी अन्य के बारे में बात किया जाता है वहाँ पे होता है न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है न तो उत्तर पद की, बल्कि किसी अन्य की तरफ इशारा होता है, वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ चंद्रमा है जिसके शिखर पे अर्थात शिव जी।
तो यह हो जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। सही उत्तर है सी। जेब कट में कौन सा समास है? ठीक है, जेब कट, तो जेब कट गया तो यानी यहाँ पे जो समास होगा क्या होगा यह बताना है। तो यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सही उत्तर है ए। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा यमुना में समास है। तो गंगा यमुना यानी गंगा और यमुना, तो जहाँ पे और जुड़े होते हैं वहाँ हो जाता है कौन सा समास? द्वंद्व समास। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, चतुरानन का समास विग्रह क्या होगा यह बताइएगा। चतुरानन का समास विग्रह क्या होगा? तो चतुरानन यानी जो विशेषता बतलाया जाए, ठीक है, तो चार है मुख उसके अर्थात ब्रह्मा जी, यह चतुरानन का हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। सही उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन से पद की प्रधानता है? तो देखिए अव्ययी भाव समास में पहले पद अव्यय होते हैं और उसमें पहले पद की ही समानता होती है, प्रधानता होती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह प्रथम पद की। तो यह कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में पहले पद की ही प्रधानता होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम पद प्रधान समास होता है। तो अभी देखिए इस पर बात किया गया, प्रथम पद प्रधान जो समास होता है वह कौन सा होता है? वह होता है अव्ययी भाव समास। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। किस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है? तो देखिए द्वंद्व समास जो होता है उसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, साथ ही साथ और इसमें छिपा होता है। और अगला पूछा है, विशेषण विशेष किस समास में होते हैं? तो देखिए कर्मधारय जो समास होता है उसमें विशेषण और विशेष का संबंध होता है। जैसे नील कमल, नीला कमल, कमल की विशेषता बतला रहा है कि वह नीला है, तो इसमें विशेषण और विशेष दोनों है। इस कारण से यहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। सही उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न है, माता पिता में कौन सा समास है यह बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माता पिता यानी माता और पिता दोनों पदों की प्रधानता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, तिरंगा शब्द में समास होगा। तो देखिए जिस समास में पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसमें होता है द्विगु समास। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? द्विगु समास। अगर यहाँ पे तिरंगा बात करें तो यह इसमें एक समास और हो सकता है, तीन रंगों का, यह किसी विशेष ध्वज के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी है आध्यात्मिक कैसे लिखा जाता है? आध्यात्मिक होता है या आध्यात्मिक होता है बताइएगा। तो आध्यात्मिक जो सही रूप है ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, शुद्ध वर्तनी है। यहाँ पे देखिए अनाथिनी, अनाथाइनी, अनाथा, इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर बताइएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनाथ होना चाहिए, अनाथिनी नहीं होता है। तो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर यहाँ अनाथ होता तो हो जाता सही उत्तर। चलिए कौन सा शब्द शुद्ध है यह बताइएगा। नायक नायिका यानी नायिका का सही रूप क्या है? तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है यह बताइए। तो उज्ज्वल में जो होते हैं दो आधा ज होते हैं। ठीक है, उज्ज्वल जो होता है वह कहाँ पे है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। सही उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न है, नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहे में कौन सा अलंकार है? नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहे, देखिए सी अगर आ जाए तो भी आप समझ जाइए उसमें कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा, सासी से हो जाए। तो सही उत्तर है सी। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है यह बताना है। आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो होगा क्या होना चाहिए? तो आपका पत्र हमें प्राप्त हुआ, धन्यवाद सहित नहीं। तो यहाँ पे त्रुटि है ऑप्शन नंबर बी में। कौन सा वाक्य शुद्ध है यह बताइए। यहाँ पे चार ऑप्शन है, तुम बेफिजूल की बातें करते हो, मैं प्रातःकाल के समय नहाता हूँ, वहाँ अनेक लोग थे, गीता के उपदेश लाभदायक है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा शुद्ध रूप है। तो वहाँ अनेक लोग थे, यह सही लग रहा है। सही उत्तर होगा सी। कौन सा शब्द बाकी से अलग है यह बताइएगा। यानी दक्ष, पटु, चतुर, मयंक। तो देखिए दक्ष निपुण होता है, पटु भी निपुण, चतुर मतलब चालाक, मयंक मतलब क्या होगा? तो मयंक मतलब चंद्रमा हो जाता है। तो यह सही उत्तर यहाँ पे सी है, क्योंकि ये अलग शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी महान व्यक्ति की जन्म की वार्षिक तिथि क्या कहलाती है? जन्म की वार्षिक तिथि जो कहा जाता है वह क्या कहा जाता है? तो जयंती मनाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहेंगे? तो ममता जिसके हृदय में नहीं होता है वह होता है निर्मम।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है युद्ध करने में जो स्थिर हो, युद्ध करने में जो स्थिर हो उसे क्या कहेंगे? तो वह कहलाता है क्या? युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न है जिसका उपचार संभव न हो, जिसका उपचार संभव न हो उसे क्या कहेंगे? तो असाध्य उसे कहेंगे। सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है संगीत जानने वाला क्या कहलाता है? तो संगीत जानने वाला जो कहलाएगा वह क्या कहलाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है संगीतज्ञ। यह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जो लौट कर आया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो लौट कर आया है उसके लिए हो जाएगा प्रत्यागत। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है डोरे डालना का अर्थ क्या है? डोरे डालना का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेम में फंसाना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है घी के दिए जलाना का अर्थ क्या है? तो घी के दिए जलाना यानी प्रसन्न होना, खुशी मनाना। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है छठी का दूध याद आना, इसका क्या उत्तर होगा? छठी का दूध याद आना, तो यहाँ पे अत्यधिक कठिन होना। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। गूलर का फूल होना का अर्थ क्या है? गूलर का फूल होना का अर्थ क्या है यह बताना। यह जो मुहावरा है इसका अर्थ हो जाएगा दुर्लभ होना। जो गूलर का फूल होता है वह दुर्लभ होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक पंथ दो काज का अर्थ बताइए। एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोहरा लाभ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखिएगा। सांप छछुंदर की गति होना। ठीक है, सांप छछुंदर की गति होना यानी क्या हो जाएगा? दुविधा में पड़ जाना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम लोग देखे हैं, प्रैक्टिस किए हैं। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, लगातार देखते रहिए। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।